IBN 7 हौसला है। और देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबरें, और ये खबरें आप तक पहुंचाएंगे नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाता। 2000 रिपोर्टर्स हर दिन आपके हर इलाके की छोटी बड़ी खबर आप तक लेकर आ रहे हैं, सबसे सटीक, सबसे पहले। तो पश्चिम भारत की खबरों के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मुंबई में निशात शम्सी के पास। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह में 24 घंटे से कम का वक्त बचा है, लेकिन अब तक शिवसेना और बीजेपी के बीच सुलह नहीं हो पाया है। वहीं शिवसेना ने ये साफ कर दिया है कि उनका कोई भी नेता इस समारोह में शामिल नहीं होगा। गुरुवार को शिवसेना ने पार्टी मुखपत्र सामना के जरिए एनसीपी से बाहर से समर्थन लेने के प्रस्ताव के मुद्दे पर बीजेपी की जमकर खिंचाई की है। सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है, आप कांग्रेस एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र की बात करके सत्ता में आए हैं। ऐसे में एनसीपी के समर्थन से सरकार चलाना कितना जायज होगा? अगर आज मुंडे होते तो गठबंधन नहीं टूटता। आप जिस विदर्भ से आते हैं, एनसीपी ने वहीं सिंचाई घोटाला किया है। फिर भी बीजेपी एनसीपी के साथ सरकार बनाती है तो उनकी कथनी करनी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो शिवसेना चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन उनके कम से कम 2 विधायक शपथ लें, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं है। हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। 15 साल तक सत्ता सुख से दूर रही शिवसेना के लिए सत्ता से दूर रहना आसान नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल चक्रवर्ती तूफान नीलोफर का खतरा टल गया है, लेकिन गुजरात के तटीय इलाके में भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के 1 नवंबर को भारत पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार नीलोफर मध्य अरब सागर में अब उत्तर की ओर है। इस चक्रवात की दिशा गुरुवार तक उत्तर पूर्व होने की आशंका है। चक्रवात गुजरात के सौराष्ट्र, काठियावाड़ और कच्छ के तटवर्ती क्षेत्र और पाकिस्तान की सिंधु नदी पर टकराएगा। गुजरात के सभी बंदरगाह खाली करा लिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है और समुद्री तट पर रहने वाली आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। नीलोफर के प्रभाव से अगले 48 घंटे में बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में तेज बारिश की आशंका है। देश दिन भर में आगे की खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली मेरे सहयोगी रवि सिंह के पास। दिल्ली में सरकार के गठन पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने उपराज्यपाल के प्रयासों की तारीफ की। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस दत्तू ने एक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकार गठन को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि एलजी एक सकारात्मक कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि एलजी सरकार के गठन की संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं या फिर संभावनाओं के बारे में अपनी राय रख सकते हैं। सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस पे वो बाकी दलों को भी बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा था कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाओं को टटोलने के लिए वह सभी राजनीतिक दलों से अगले कुछ दिनों में बातचीत करेंगे। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे सैयद शाबान बुखारी की दस्तारबंदी समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता जरूर भेजा है। दस्तारबंदी यानी विरासत सौंपने का ये कार्यक्रम 22 नवंबर को दिल्ली में होने वाला है, जिसमें देश विदेश से हजारों धार्मिक गुरु पहुंचेंगे। बुखारी ने बयान जारी कर कहा है कि लोग गुजरात दंगों को भूले नहीं हैं। वजीर आजम की हैसियत से उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो मुसलमानों को अपने करीब लाने की कोशिश करते, अपने अमल से ये दिखाते कि मुसलमान भी इस मुल्क में 2 नंबर का शहरी नहीं है, दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, बल्कि सबको साथ लेते ना। लेकिन मुसलमानों को तो हमेशा उन्होंने दूर रखा। पीएम मोदी को छोड़कर बुखारी ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा सांसद विजय गोयल को समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। इनके अलावा उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव, अभिषेक मनु सिंघवी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव को भी बुलाया है। आगे की खबरों के लिए चलते हैं लखनऊ हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी के पास।
शुक्र रवि यूपी की बात करें तो राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस को दूसरी बड़ी चुनौती दी। लखनऊ में एक डॉक्टर घर हुई डकैती का भी खुलासा भी नहीं हो पाया था कि बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर मालिक और नौकर को गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना चौक थाना क्षेत्र के लाजपत नगर की है, जहां अमित क्रॉकरी शॉप के मालिक अमित दुलानी और उनके नौकर दशरथ को गोली मार दी गई। घटना दिन दहाड़े हुई जब अमित अपनी दुकान पर बैठे थे कि तभी नकाबपोश दो युवक काली पल्सर से आए और पहले अमित को और फिर दशरथ को गोली मारकर चले गए। अचानक हुई इस वारदात में शुरुआती तौर पर लूट को एक वजह बताया जा रहा है, जिसका अमित ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, नहीं किसी से कुछ झिक। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात की सूचना पुलिस को मिली तो मौके के लिए जिला कप्तान के साथ भारी फोर्स ट्रॉमा सेंटर और मौकाए वारदात पर रवाना कर दी। घटना के बाद एसएसपी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का वादा कर रहे हैं। आरटीआई के तहत दिए गए जवाब को लेकर यूपी पुलिस की चौतरफा आलोचना हो रही है। दरअसल इस आरटीआई में पूछा गया था कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं। इसके जवाब में यूपी पुलिस ने जो कहा वो बेहद शर्मसार करने वाला था। यूपी पुलिस मानती है कि राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के लिए खराब कानून व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। पुलिस ने आरटीआई के तहत दिए जवाब में कहा है कि महिलाओं के कपड़े पहनने के तरीके, टीवी सीरियल्स, फिल्में, मोबाइल, इंटरनेट, फैशन डिजाइनिंग, फेसबुक पर दोस्तों के साथ बात करना जैसी चीजों के चलते महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। पुलिस के मुताबिक लड़कियों में लालच भी उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ा रहा है। जाहिर है ऐसा जवाब देकर पुलिस फंस गई है। यूपी पुलिस के जवाब पर महिला संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये इस मानसिकता को दिखाता है कि आज भी महिलाएं एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखी जाती है और भले ही उनके ऊपर रेप के अटेम्प्ट होते हो फिर भी दोषी उन्हें ही ठहराया जाता है। महिला संगठनों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए ऐसे बेतुके बयान दे रही है। अब मांग की जा रही है यूपी पुलिस अपना ये जवाब वापस ले। गाजियाबाद पुलिस के ऑपरेशन स्माइल पर शेल्टर होम बट्टा लगा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल चलाकर 160 से ज्यादा बच्चों को रिकवर किया था, लेकिन इनमें से 20 से ज्यादा बच्चे शेल्टर होम से फरार हो गए। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी मेहनत से देश के कोने कोने से बच्चों को ऑपरेशन स्माइल के जरिए बरामद किया था, लेकिन अब आशादीप फाउंडेशन के शेल्टर होम से एक एक करके अब तक 20 से ज्यादा बच्चे भाग चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि सब एक एक कर फरार हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर न्यायिक हिरासत में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा किसका था। 20-21 बच्चे भागे हैं। उन्हीं बच्चों का एज होगा 14, 15, 16, 17 साल ऐसे होगा। आशादीप फाउंडेशन पर बच्चों के केयर की जिम्मेवारी है, लेकिन फाउंडेशन ने इसमें लापरवाही बरती है। अब पुलिस, डीएम और सीडब्ल्यूसी को इस मामले की रिपोर्ट भेजेगी। इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया है। हम लोग आशादीप फाउंडेशन का जो भी हेड ऑफिस है वहाँ लिखने हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको लेटर लिख रहे हैं और उसके इनके खिलाफ जो नेग्लिजेंस हुआ है इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई संभव है हम इनके खिलाफ करेंगे। जिन बच्चों की बरामदगी के लिए पुलिस ने दिन रात एक किया था वही बच्चे लापता हो गए। इसके लिए आखिर क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी। IBN 7 के लिए गाजियाबाद से लोकेश राय की रिपोर्ट। और अब एक नजर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुछ और अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवक के साथ बर्बरता करने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस युवक पर छिड़खानी का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस ने बिना FIR दर्ज किए युवक को 10 दिन तक थाने में बंद रखा और उसे टॉर्चर करती रही। मथुरा में श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर बाजार में घुस गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि बस को पीछे से किसी दूसरी बस ने धक्का मारा था, जिससे वो अनियंत्रित हो गई। वाराणसी के शिवपुर इलाके में लोगों ने सफाई के मुद्दे पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगाया। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि उनके घरों में सीवर का गंदा पानी घुस आता है, लेकिन नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये थी उत्तर प्रदेश की खबरें। आगे की खबरों के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी भवानी सिंह के पास। पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्र मंडिया में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के केमिकल टैंक की सफाई करते वक्त 6 लोगों की मौत हो गई। दम घुटने के चलते हुई मौतों के बाद नाराज रिश्तेदार फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये लोग मंडिया की बड़ी कंपनियों में से एक विनोद टेक्सटाइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के चलते ही 6 कर्मचारियों की मौत हुई। मारे गए लोगों के रिश्तेदारों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है और अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि पुलिस पहले आरोपियों को गिरफ्तार करे और फिर हर परिवार को 25 लाख रुपए का हर्जाना भी दिया जाए। ये कंपनी को बेजा फायदा पहुंचाने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि इन लोगों को समझाया जाए, लेकिन फिलहाल बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। IBN 7 के लिए श्याम चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान में काला धन जमा करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी मुहिम शुरू की है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने राजस्थान के 3 कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने जयपुर के निजी चिकित्सा विश्वविद्यालय निम्स के मालिक डॉक्टर BL तोमर के ठिकानों पर छापा मारा। निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक चैनल मोती डुंगरी में बने घर और दफ्तर पर भी छापे की कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने रियल एस्टेट के 2 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापा मारा है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने महिमा बिल्डर्स एवं डेवलपर्स ग्रुप के मालिक धीरेन्द्र मदान के ठिकानों पर भी छापा मारा। दोनों बिल्डरों के घर और दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। इनके अलावा आयकर विभाग ने SDC बिल्डर्स एवं डेवलपर्स ग्रुप के मालिक रवि माथुर के घर और दफ्तर सहित कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। आयकर विभाग की ये कार्रवाई जयपुर में कुल 18 ठिकानों पर और बेंगलोर में 2 ठिकानों पर हुई। इसमें कुल 200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को शामिल किया गया। अब कुछ अहम खबरें और देखें। जोधपुर में बिजली विभाग ने निर्देश दिया है कि बिजली मीटर में कोई खराबी आने पर उसे बदलने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इसके लिए ग्राहक से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। वैसे नियम पहले से है, लेकिन बिजली कंपनियां ग्राहकों से पैसे लेती हैं। लेकिन अब इसे लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जयपुर के प्रतापनगर में एक शख्स ने अपनी 50 साल की भाभी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच कई दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG के पद पर तैनात शकील बेग के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शकील बेग के बेटे ने सोशल साइट्स पर अपने पिता की तस्वीर अपलोड कर उनका रसूख दिखाने की कोशिश की थी। पुलिस महानिदेशक ने ताकत के बेचा इस्तेमाल को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के एक गांव में किसान के खेत से प्राचीन मूर्तियां मिल रही हैं। पुरातत्व अधिकारी के अनुसार ये मूर्तियां 1100 से 1000 साल पुरानी हैं। मूर्तियां 19वीं और 10वीं शताब्दी की हो सकती हैं। पुरातत्व अधिकारी ने गांव का दौरा किया और उन मूर्तियों को देखा। पुरातत्व अधिकारी अब इस बात की जानकारी अपने विभाग को देंगे ताकि मूर्तियों का बेहतर रखरखाव हो सके। प्राचीन मूर्तियों को मुरैना म्यूजियम में रखा जाएगा ताकि जिले में पुरातत्व धरोहरों को देखने आने वाले पर्यटक इन्हें भी देख सके। कालांतर में एक भव्य मंदिर होने के कारण ये इसको वर्षा हवा पानी आदि से इस मंदिर को नष्ट हुआ है और ये इसका पूरा बिखराव है। सारी मूर्तियां अभी यहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। गांव वालों और पुरातत्व अधिकारी के अनुसार कई साल पहले यहाँ कोई गांव रहा होगा और जिस टीले से ये मूर्तियां निकल रही हैं वहाँ कोई मंदिर रहा होगा। इन मूर्तियों में हनुमान जी, विष्णु भगवान सहित अप्सराओं की मूर्तियां प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जादू टोने के शक में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने पहले इस महिला पर जादू टोने का आरोप लगाया, उसके बाद उसे इस हद तक प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। बेमेतरा जिले के बंजारपुर में एक महिला अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। महिला पर शक था कि वो जादू टोना करके गांव वालों को परेशान करती है, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में जादू टोने के नाम पर कई हत्याएं हो चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 14 सालों में टोना के नाम पर किसी को प्रताड़ित करने के 1500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 170 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की जा चुकी है। ज्यादातर केस में हत्या के पीछे महिला की जमीन हड़पने या घर से बेदखल करने की मंशा होती है। पंजाब की खबरों के लिए चलते हैं चंडीगढ़, अंकुश महाजन के पास। हरियाणा के सोनीपत के जिले में सेंधमारी की घटना को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा कर लिया है। 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी बात तब सामने आई जब बैंक कर्मचारी जहां पर सुरंग खोदी गई थी उस घर के मालिक का शव बरामद हुआ और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि इस लूट में 4 लोग शामिल थे और सभी दोस्त थे।
पुलिस के अनुसार लुटेरों ने लूट की इस घटना को हिंदी फिल्म देखने के बाद प्लान किया और फिर छुट्टी वाले दिन घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने ये भी खुलासा किया कि बैंक के 78 लॉकर तोड़े गए थे। चारों ही एक्यूज कटवाल से हैं। राजेश और सतीश गिरफ्तारी बकाया है और इसकी सुरेंद्र और बलराज की गिरफ्तारी हम कर चुके हैं। इससे पहले पुलिस ने 6 बदमाशों को हिरासत में लिया था और उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही थी। पुलिस अधिकारियों ने सभी से पूछताछ में पता लगाया कि साजिश को किस तरह अंजाम दिया गया और इसका मास्टरमाइंड कौन था। हम आपको बता दें कि चोरों ने बैंक के पास खाली पड़े जर्जर भवन के अंदर से बैंक के लॉकर रूम तक 100 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी सुरंग खोदी थी। चोर स्ट्रॉन्ग रूम नहीं तोड़ पाए, जिसकी वजह से नकदी बच गई थी। और देश दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही।